नमस्कार। द लर्निंग मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके सीखने के सफ़र को और बेहतर और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए। और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के कृषि व्यवस्था की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कुछ बेहतरीन विजुअल नोट्स हैं जो इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कृषि, जैसा कि कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आज हम इसी रीढ़ की बनावट को परत दर परत समझेंगे। चलिए इसे खोल के देखते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ फसलों और खेती के बारे में नहीं है। ये उन करोड़ों लोगों की कहानियों को समझने जैसा है जिनकी जिंदगी इससे जुड़ी है। हम खेती के तरीकों से लेकर फसलों के मौसम और उन सुधारों तक जाएंगे जिन्होंने भारतीय कृषि का चेहरा बदला है। तो ये एक तरह की ऑनलाइन क्लास की तरह होगा जहां हम हर स्लाइड को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। स्लाइड 1, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़। पहला पॉइंट तो साफ कहता है कि भारत की 2/3 मतलब 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। ये उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। 2/3, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत ज्यादा। दूसरा पॉइंट है, ये एक प्राथमिक क्रिया यानी प्राइमरी एक्टिविटी है। इसका मतलब है कि ये उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करती है, जैसे चीनी मिलों के लिए गन्ना या कपड़ा मिलों के लिए कपास। सही। और यहीं पर वो रीढ़ की हड्डी वाली बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये दिखाता है कि अगर कृषि कमजोर होती है तो इसका असर सिर्फ गांवों पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल। उद्योगों पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, हर चीज पर। और क्योंकि 2/3 जनसंख्या इससे जुड़ी है, इसीलिए कृषि से जुड़े मुद्दे हमेशा सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतने संवेदनशील होते हैं। और तीसरा पॉइंट है निर्यात, मतलब एक्सपोर्ट। चाय, कॉफी, मसाले, इन चीजों को बेचकर देश विदेशी मुद्रा कमाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 2, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या है? ये खेती का सबसे, कह सकते हैं, पुराना तरीका है। इसकी परिभाषा देखें तो ये खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है और औजार भी बहुत पुराने हैं, जैसे लकड़ी का हल, डाव या कोई खुदाई वाली छड़ी। अच्छा, मतलब इसमें परिवार या समुदाय के लोग ही मिलकर मेहनत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी तरह से मॉनसून पर जमीन की कुदरती उर्वरता, जिसे नेचुरल फर्टिलिटी कहते हैं, उस पर। मतलब पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक तरीका है कर्तन दहन प्रणाली, यानी स्लैश एंड बर्न। अच्छा, स्लैश एंड बर्न। इसमें किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करके अनाज उगाते हैं और जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। सही। और उस जमीन को कुदरती तरीके से फिर से उपजाऊ होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें कोई खाद, कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए उत्पादन भी जाहिर है कम होता है। ये दिलचस्प है कि ये प्रकृति के साथ एक तरह का तालमेल है, लेकिन ये तभी तक सफल है जब तक आबादी कम हो। अब भी बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे ही जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, ये तरीका कारगर नहीं रहता। असम की रिंझा की कहानी इसी जीवन पद्धति से जुड़ी है, जो हमें बताती है कि ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति है। बहुत सही। और अगली स्लाइड इसी कर्तन दहन प्रणाली के अलग अलग नामों के बारे में है। स्लाइड 3, कर्तन दहन प्रणाली के विभिन्न नाम। भारत में ही इसके कितने सारे नाम हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहते हैं, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दीपा। हाँ, और भी हैं। मध्य प्रदेश में बेवरिया दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड़ू, ओडिशा में कुमान। लिस्ट काफी लंबी है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में भी। मेक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कनूको, ब्राजील में रोका। ये तो कमाल है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये तकनीक दुनिया भर में फैली हुई है। ये दिखाता है कि अलग अलग जगहों पर इंसानों ने एक जैसे वातावरण में खेती के लिए एक जैसे ही तरीके अपनाए। इतने सारे नाम होना ये बताता है कि ये हर क्षेत्र की संस्कृति में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं खेती के 2 मुख्य प्रकारों की तुलना पर। स्लाइड 4, कृषि के प्रकारों की तुलना। पहला है गहन जीविका कृषि, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हाँ, ये उन इलाकों में होती है जहां जमीन पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। यहाँ मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और सिंचाई का इस्तेमाल होता होगा। बिल्कुल। और एक समस्या ये है कि विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का आकार छोटा होता जाता है। और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल फार्मिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका लक्ष्य व्यापार करना है।
इसमें HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे आधुनिक तरीकों से ज्यादा पैदावार ली जाती है। हाँ, और यहाँ का सबसे अच्छा उदाहरण है चावल का। हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, उसे बेचने के लिए उगाते हैं, जबकि ओडिशा में वही चावल एक जीविका फसल है, मतलब परिवार के खाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मतलब फसल ये तय नहीं करती कि खेती किस प्रकार की है। नहीं, किसान का इरादा और उसके तरीके तय करते हैं। और रोपण कृषि, जैसे असम में चाय के बागान, वो भी इसी कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार है। बिल्कुल। अब बात करते हैं भारत के फसली मौसम की। स्लाइड 5, भारत की 3 शस्य ऋतुएं, रबी, खरीफ और जायद। हाँ, और ये पूरा कैलेंडर भारत की जलवायु पर, खासकर मॉनसून पर आधारित है। पानी की उपलब्धता ही तय करती है कि कौन सी फसल कब उगाई जाएगी। तो रबी की फसलें सर्दियों में, मतलब अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल जून में काटी जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। सही। ये ज्यादातर उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में होती है। फिर आती है खरीफ। खरीफ जो मानसून के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली। और इन दोनों के बीच में जो एक छोटा सा गर्मी का मौसम आता है, वो है जायद। इसमें तरबूज, खरबूजे, खीरे और सब्जियां उगाई जाती हैं। ये असल में साल के उस छोटे से हिस्से का बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल है। बिल्कुल। अब जल्दी से कुछ प्रमुख फसलों पर नजर डालते हैं। स्लाइड 6, चावल, राइस। ये एक खरीफ की फसल है। इसे 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए। और भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। स्लाइड 7, गेहूं, व्हीट। ये रबी की फसल है। इसे उगने के लिए ठंडी और पकने के समय खिली धूप चाहिए। ये उत्तर पश्चिम भारत का मुख्य भोजन है। हाँ, तो चावल और गेहूं ये 2 मुख्य खाद्यान्न हो गए। फिर है स्लाइड 8, मोटे अनाज, मिलेट्स। इनमें ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। कहा जाता है कि ये पोषक तत्वों का भंडार है। बिल्कुल। और यहाँ मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बहुत पौष्टिक तो हैं ही, साथ में सूखा सहन करने की क्षमता भी रखते हैं, जो इन्हें जलवायु परिवर्तन के दौर में एक तरह से स्मार्ट फूड बनाता है। और स्लाइड 9, मक्का और दालें। मक्का तो खाद्यान्न और चारा दोनों है, और दालें तो शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। और इनकी एक और खासियत है, ये जमीन की उर्वरता भी बढ़ाती हैं, क्योंकि ये हवा से नाइट्रोजन लेती हैं। ये टिकाऊ खेती का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 10, गन्ना, शुगरकेन और तिलहन, ऑयल सीड्स। गन्ना एक गर्म और नमी वाली जलवायु की फसल है। हाँ, और ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तिलहन से खाने का तेल, साबुन, ये सब बनता है। अब आते हैं पेय फसलों पर। स्लाइड 11, बेवरेज क्रॉप्स। चाय, जो एक रोपण कृषि है और जिसे अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये काफी श्रम सघन यानी लेबर इंटेंसिव है। हाँ, और कॉफी की अरेबिका किस्म यमन से लाई गई थी, जो अब नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती है। फिर आती हैं बागवानी फसलें। स्लाइड 12, हॉर्टिकल्चर। भारत फल और सब्जियों के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। आम, संतरे, केले, सेब से लेकर मटर, प्याज, टमाटर तक बहुत बड़ी लिस्ट है। ये सभी फसलें दिखाती हैं कि भारत की कृषि कितनी विविध है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज नहीं उगाती। हाँ, उद्योगों के लिए कच्चा माल और निर्यात के लिए नकदी फसलें भी उगाती हैं। और अंत में स्लाइड 13, अखाद्य फसलें, नॉन फूड क्रॉप्स। इसमें रबर, कपास और रेशम आते हैं। कपास के लिए दक्कन की काली मिट्टी और 210 पाला रहित दिन जरूरी हैं। और रेशम, जो रेशम के कीड़ों के कोकून से मिलता है, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये तो हुई फसलों की बात। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कृषि सुधारों पर। स्लाइड 14, कृषि सुधार, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। आजादी के बाद क्या क्या हुआ? तो आजादी के बाद सबसे पहले तो जोतों की चकबंदी हुई, मतलब बिखरे हुए खेतों को एक जगह किया गया और जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। फिर आई तकनीकी क्रांतियां, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, और श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति से अनाज उत्पादन बढ़ा और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी। हाँ, हरित क्रांति ने देश को खाद्य सुरक्षा दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए, जैसे पर्यावरण पर असर और क्षेत्रीय असमानता। फिर 1980 और 90 के दशक में क्या हुआ? उस दशक में
किसानों को जोखिम से बचाने के लिए फसल बीमा, ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां बनाई गईं ताकि उन्हें सस्ता कर्ज मिल सके। मतलब सुधारों का ध्यान किसानों को संस्थागत समर्थन यानी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने पर केंद्रित हो गया। और अब आखिरी स्लाइड है आधुनिक योजनाओं पर। स्लाइड 15, किसानों के लिए आधुनिक योजनाएं। इसमें वित्तीय सुरक्षा की बात है, जैसे केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड और पीएआईएस यानी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। बिल्कुल, केसीसी छोटे किसानों को समय पर और सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और सूचना और समर्थन के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मौसम की जानकारी दी जाती है। और फिर आता है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ, एमएसपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ये सरकार द्वारा घोषित मूल्य है ताकि किसानों को दलालों के शोषण से बचाया जा सके। ये किसानों को एक तरह की मूल्य गारंटी देता है। तो इस स्लाइड का निष्कर्ष यही है कि कृषि भारत का केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधार है। बिल्कुल, ये सभी योजनाएं खेती को एक ज्यादा स्थिर और सुरक्षित पेशा बनाने के प्रयास हैं। तो ये थी हमारी यात्रा, आदिम खेती से लेकर आधुनिक सुधारों तक। हमने फसलों के प्रकार, मौसम और उन नीतियों को देखा जिन्होंने भारतीय कृषि को आकार दिया है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? देखिए, हमने तकनीकी और आर्थिक पहलुओं को तो देखा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल भविष्य को लेकर है। जलवायु परिवर्तन और खेतों के घटते आकार जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। ऐसे में भारत अधिक उत्पादकता, पर्यावरण की सुरक्षा और किसानों के कल्याण के बीच एक संतुलन कैसे बना सकता है? शायद इसका जवाब पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के मिश्रण में छिपा है। बिल्कुल, शायद इसका जवाब मोटे अनाज की रेजिलियंस यानी उनकी सूखा सहने की शक्ति और आधुनिक तकनीक के मिश्रण में ही है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे जरूर सोचा जा सकता है। आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द लर्निंग मंत्रा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।